नमस्कार फ्रेंड्स, द एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। ये देखकर ही समझ गए होंगे क्या है ये। आपके संविधान का प्रस्तावना है। किसी भी देश का अपना एक संविधान होता है, उसके पहले वाले चैप्टर को प्रस्तावना ही करते हैं। हालांकि आप लोगों का भी अपना एक संविधान होना चाहिए, कैसे आपको जीवन जीना है, मतलब उसमें क्या आपका एक मर्यादा होना चाहिए, कहाँ तक आप नीचे गिरेंगे, कहाँ तक ऊपर गिरेंगे। तो उसी तरीके से हमारे संविधान का प्रस्तावना है। इंडियन पॉलिटी पढ़ने का कॉन्सेप्ट यही रखिए कि जब भी आप इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करें पढ़ने का, तो प्रस्तावना को एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन न केवल प्री में, न केवल मेंस में, बल्कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। कई बार तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स आपको यही बोल देंगे, आप भारत के संविधान का प्रस्तावना सुनाइए, तो लिटरली आपको सुनाना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए इसकी शुरुआत यहाँ से की है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, सिंपल से है कि एक बार तो पूरा रट दिया, लेकिन सीक्वेंस में सुनाना पड़ेगा। जैसे हम भारत के लोग, भारत को कैसा, 5 टर्म, इस 5 टर्म को आपको याद करना पड़ेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये पांचों सेंटेंस को एक साथ एक सीक्वेंस में बताना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, ये जो सीक्वेंस में याद करना है, ये सीक्वेंस में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। हालांकि प्रियम्बल पे हम आगे डिस्कशन काफी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आ चुका है और ये क्वेश्चन को आगे पीछे भी किया गया है। यानी कि कई बार प्री में क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि समाजवादी को पहले कर दिया, सोवरेन को बाद में कर दिया, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष कर दिया, लोकतंत्र को पहले कर दिया, गणराज्य को बाद में। कई टाइप सीक्वेंस भी चेंज करते हैं। यानी कि कंठस्थ करना है, कुल मिलाकर प्रियम्बल को आपको कंठस्थ करना है। प्री के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सब पीवाईक्यू में लेंगे जब प्रियम्बल पढ़ाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को फंसाता है। यानी कि याद करने का इसका तरीका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, 5 टर्म में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। आप लोग किस चीज की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप लोग क्या बनेंगे? कई लोग आईपीएस बनता है, कई लोग आईएएस बनता है। मान के चलिए आप लोग आईपीएस क्रैक कर लिए, तो आईपीएस क्रैक करने के बाद आप लोग क्या बनेंगे? एसपी बनेंगे, है ना। एसपी का पहला प्रमोशन क्या होगा? मान के चलिए पहले या दूसरा, सीनियर एसपी हो गया। तो पहला तीन टर्म क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी कि एसएसपी, सीनियर एसपी। और सीनियर एसपी बनेंगे तभी तो दिल्ली के राज्यपाल बनेंगे, तब एलजी कराएंगे। यानी कि ये क्या हो गया? एल और जी, यानी कि एलजी। ये 5 टर्म आपको याद रखना है, एसएसपी, एलजी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 3 ये टर्म हो गया, सीनियर एसपी और एलजी, यानी कि लोकतंत्र और गणराज्य। ये सीक्वेंस में है, यानी कि पहले सीनियर एसपी बनिए, उसके बाद एलजी बनिएगा। इस सीक्वेंस में याद रखना है। खैर, हम पढ़ देते हैं इसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि 5 टर्म हो गया, सीनियर एसपी और एलजी, तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय में क्या है? 3 टर्म है, न या 3 टर्म है। तो ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जस्टिस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखना है। धार्मिक की चर्चा यहाँ पे नहीं है, सांस्कृतिक की चर्चा नहीं है, धार्मिक की चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। धर्म तो अपने आस्था के विषय अपने अंदर में रखिए। और संस्कृति में खेलने कूदने के लिए कौन मना किया? हर कोई खेल रहा है, पूरी दुनिया खेल रहा है, तो आप भी खेलिए कूदिए। यानी कि 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इतना न्याय मिल जा रहा है तो आदमी अपने आप अच्छा जीवन जी लेगा। तो यानी कि 3 प्रकार के न्याय हो गया। नागरिकों को कौन सा न्याय मिल रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसे भी सीक्वेंस में याद रखना है। यहाँ पे भी सीक्वेंस चेंज कर सकता है, प्री में खास करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहले कर देगा, बाद में कर देगा। तो सीक्वेंस में पूरा प्रीएम्बल को सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद स्वतंत्रता कितने टाइप का दिया गया? 5 टाइप का दिया गया है। उस स्वतंत्रता को भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। तो ये सब एक एक करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रट जाना है, याद कर लेना है कि स्वतंत्रता कितने टाइप का है? 5 तरह का है। यानी कि यहाँ पे न्याय 3 टाइप का है। न्याय में 3 शब्द था, 3 याद कर लीजिए। न्याय 3 शुरू में 5 था, फिर न्याय 3 हो गया, फिर ये 5 टर्म है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये रटना है, ये आप लोग को याद कर लेना सीक्वेंस में। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता यानी कि समानता, प्रतिष्ठा, डिग्निटी, इसकी तुलना आप उससे कीजिएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, है ना। यानी कि यहाँ पे भी आपका 3 टर्म हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 टर्म यहाँ पे हो गया और 3 टर्म यहाँ पे हो गया। इस टाइप से आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे, शुरू में 5 टर्म आ गया, फिर 3 टर्म आ गया, फिर 5 टर्म आ गया, फिर 2 टर्म आ गया, फिर 3 टर्म आ गया। तो कम से कम आप बोलेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी, तो याद रहेगा कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड मिस कर रहे हैं ना, इस तरीके से। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख देना है। तारीख तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये तारीख हमेशा प्री में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ।
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा, फिर यहाँ पे 3 टर्म है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब संविधान सभा ने, एक सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, और उसके बाद अधिनियमित यानी रेगुलेट किया गया, मतलब उसको कानून बनाकर रेगुलेट करना, और उसके बाद आत्मार्पित मतलब फ्यूचर जनरेशन। आप आईपीएस बनेंगे तो आप भी अपने बच्चों को कुछ बनाएंगे ना, तो वो भी तो कुछ बनेंगे। हो सकता है आप सीनियर एसपी बन जाए, वो आपके बाद में एलजी बने, तो आप उसको भी जब संविधान देंगे तो यही संविधान आप फ्यूचर जनरेशन को आत्मार्पित करते हैं। तो बेसिकली मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रियम्बल का चर्चा पहले भी यहाँ क्लास में हो चुकी है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा इसको अभी कर रहा था, और आगे भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखूंगा। लेकिन जब भी हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, यहाँ पे कोई भी क्लास स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, तो प्रियम्बल एक बार जरूर पढ़ लेंगे, 2 मिनट में प्रियम्बल पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे। इससे आप लोग का कम से कम प्रियम्बल वाला क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा। तो अब आते हैं कुछ कुछ ना, जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो कुछ कुछ संस्थाएं होती है। संस्थाएं के बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि भारत के संविधान में या भारतीय इंडियन पॉलिटी में किस टाइप की संस्थाएं हैं, कैसी कैसी संस्थाएं होती है। एक होती है संवैधानिक संस्था, दूसरा होती है असंवैधानिक संस्था, तीसरा होती है गैर संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक जो संस्था है उसका भारत में कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसकी इसकी पढ़ने की इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है, इसके पीछे ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ, वैसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में है। संवैधानिक संस्था कौन सी हो गई, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए, जैसे यूपीएससी हो गया आपका, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, कैग हो गया। अच्छा, इसका आर्टिकल भी याद रखना है, ध्यान रखना है कि 324 जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका आर्टिकल 148 से 151 तक है। तो ये सब आर्टिकल्स कभी भी पूछ देते हैं। यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, तो ये सब जो संवैधानिक संस्था है, इस सबको याद भी रखना है। इसके आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल रट जाना है। कुछ कुछ आर्टिकल्स तो आपको रट याद करना ही पड़ेगा। हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कैसे आर्टिकल्स को कुछ याद करेंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसका मैं एक प्रॉपर क्लास लूंगा कि थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ सीक्वेंस में है। मैंने एक बार उसको किया था, तो सीक्वेंस में है, मतलब कुछ याद करेंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। करीब करीब 90 से 100 के बीच में ऐसे आर्टिकल्स हैं कि ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो संवैधानिक संस्था हो गया जिनका वैसी संस्था जिनका संविधान में जिक्र है, मैंने बता दिया सारे एग्जाम्पल। असंवैधानिक का हमारे इंडिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक होता है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था, देखिए संविधान जब बना था तो संविधान सभा वाले फ्यूचर का बहुत ज्यादा नहीं बता सकते ना। फ्यूचर के इसलिए नहीं बना सकते कि संविधान सभा वालों को क्या पता है कि आज के डेट में एआई से काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है, चैट जीपीटी आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, सब किसी को नहीं पता था। तो बहुत सारी चीजें बाद में बनाया जाता है। तो गैर संवैधानिक संस्था का मतलब हुआ कि कोई भी चीजें, ऐसी चीजें बाद में जिसकी जरूरत हो वो बने, और जिसका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों को, संविधान के जो एक आइडियलिज्म है उसको फॉलो करता हो। जैसे सीबीसी जो हमारे यहाँ बना था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका 1964 में जो स्थापना हुआ, तो क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है लेकिन संविधान के आदर्शों को पालन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाकर वैसी चीजों को बनाया जाता है। इसमें भी दो तरीके की चीजें होती है। गैर संवैधानिक संस्था को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है वैसी संस्थाएं जो पार्लियामेंट के थ्रू बने, यानी कि पार्लियामेंट में विधेयक ला करके लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के थ्रू बनाया जाए। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपका कैबिनेट होता है, जो सरकार होता है जिसको आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है, जो कैबिनेट के साथ होता है, वो अपना अप्रूवल देकर के चीजों को बनाते हैं। जैसे योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कौन बनाया था, वो आपका एग्जीक्यूटिव बनाया था, कार्यपालिका बनाया था ना। बाद में जो अभी आपका नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग का गठन हुआ, ये भी एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया है। इसके लिए कि पार्लियामेंट में बिल वगैरह नहीं आया है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो सरकार अपने लेवल बना देती है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होती है। तो गैर संवैधानिक संस्था को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सांविधिक होता है, एक प्रशासनिक होता है। प्रशासनिक मतलब हमने बता दिया, एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट हुआ, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का जो पार्ट हुआ, प्रधानमंत्री प्लस पूरे कैबिनेट जो होते हैं, यही प्रशासनिक में आता है ना। प्रशासनिक दो तरीके से आते हैं, बाद में देखेंगे। सांविधिक में कंफ्यूजन नहीं होता। सांविधिक मतलब होता है स्टेचुटरी, स्टेचुटरी यानी कि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से। और सांविधिक और संवैधानिक दोनों अलग अलग चीजें। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक मतलब स्टेचुटरी पार्लियामेंट्री। इन सब चीजों को, टर्म को समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मेंस में तो एक एक टर्म से पूरा का पूरा 50-50 60 नंबर के क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को समझ लेना है। उसके बाद संविधान का दर्शन। दर्शन आप लोग कभी जब जाते हैं, खास करके उत्तराखंड वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारे धाम मिलेंगे ना। तो जब आप गॉड को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, जाते हैं कहीं मंदिर मस्जिद में देखने। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक मंदिर में गए, तो पूरा का पूरा मंदिर में दर्शन ही, मतलब पूरा का पूरा मंदिर में गॉड तो नहीं दिखेंगे ना। कहाँ पे दिखते हैं, सेंटर में दिखते हैं कहीं पे, है ना। जैसे एंट्री कीजिए, उसके बाद गोपुरम मिलेगा, थोड़ा दूर चलिए तो उसके बाद और गर्भगृह मिलेगा, वहां पे आपको गॉड मिलेगा। उसी तरीके से संविधान को समझिए। संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो 395 के 395 अनुच्छेद को दर्शन करने के लिए जरूरत नहीं है। तो मेन है, अगर संविधान के कुछ पार्ट को अगर आप पढ़ लिए, जान लिए, तो इसका मतलब हुआ कि आप संविधान का दर्शन कम से कम कर लिए, यानी कि गॉड को आप दर्शन कर लिए। सिमिलरली यू कैन कंपेयर हियर कि
तो संविधान का दर्शन कौन कौन हुआ, इनिशियल फेज वाला हुआ, प्रस्तावना हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ जो एफआर बोलते हैं शॉर्ट में, डीपीएसपी हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और एक हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए ये मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हुआ, 36 से लेकर 51 तक। और मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, 51A या 51 का क भी कह सकते हैं आप हिंदी में। प्रस्तावना के लिए कोई आर्टिकल्स नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि ऐसे कंफ्यूज नहीं, सर प्रस्तावना का आर्टिकल तो बताया नहीं, प्रस्तावना के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। इन सब आर्टिकल्स ये जो फंडामेंटल राइट से लेकर के फंडामेंटल ड्यूटी तक ना, मौलिक अधिकार से लेकर के मौलिक कर्तव्य तक जितने भी आर्टिकल्स है, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल्स को लगभग याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। इसके बाद वाले आर्टिकल से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सारे 395 जितने आर्टिकल्स है सबको याद नहीं करना, लेकिन यहाँ वाला आर्टिकल्स याद करना है। और इसमें भी कुछ कुछ है ट्रिक्स, जैसे जो 12 है, तो जैसे 12 में जो स्टेट का डिफिनेशन दिया गया वही डिफिनेशन यहाँ पे 36 में डीपीएसपी में दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। और इसको ज्यादा नहीं है, फंडामेंटल राइट को आप 5-6 पार्ट में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। 12 तो आपको पता ही है स्टेट का डिफिनेशन है, 13 में जो है कानून जो बनाती है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बीच आपस में, वो कॉन्फ्लिक्ट है कि मतलब फंडामेंटल राइट को कम न करे, वाइड न करे, वो लिए 14 से 18 तक आपका एक है समता का अधिकार, 19 से 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 याद करना है, 29-30 याद करना है, फिर 32 में आपका याद करना है, 35 33 34 35 32 में आपका रीट वगैरह है। तो इस टाइप से 5-6 पार्ट में डिवाइड करके याद कर लेना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा वो कम ही नहीं करेंगे आर्टिकल्स को याद करने में। सेम डीपीएसपी को 3 पार्ट में याद कर लिए, कौन सा गांधीवादी मॉडल है, कौन सा समाजवादी मॉडल है, कौन सा उदारवादी मॉडल है, 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको कर लीजिएगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, मेंस पे तो एक आर्टिकल पे 4-4 5-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन प्री के लिए कम से कम है। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा है, आर्टिकल 51A है कर्तव्य, बाद में जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा 1976। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन हमेशा पूछता है। 42वां मतलब हुआ 1976, यानी कि इसको ट्रिक में कैसे बदलेंगे, 4 और 2 6 है ना, इसको ध्यान में रखना है, 4 और 2 6 1976। उसी तरीके से 44वां क्या हुआ, 4 और 4 8 यानी कि 1978, ऐसे करके जोड़ लीजिएगा 4 4 8, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा यदि आप रिवीजन करके नहीं जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि 42वां 78 में हुआ था, 44वां कब होता है, ऐसे कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान में रखिए 4 2 6 76 और 4 4 8 यानी 78 है ना, दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। 42वां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को मिनी संविधान कहा जाता है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। उसके बाद अब आते हैं कि और क्या क्या चीज है। आखिर एक बच्चा मान के चलिए मार्केट में आया है या फिर जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर तो मिलेगा ही ना। वैदिक एज में कबीलाई व्यवस्था थी, उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, आज जो है एज इट इज। मैं एक बार इस एक लेक्चर लूंगा, कम से कम हिस्ट्री और पॉलिटी का लूंगा, कि सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोग आ तो जाते हैं मार्केट में, लेकिन किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60% तक उनको सारी चीजें पता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। एक एक करके मैं चीजों को लूंगा कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, उसी तरह पॉलिटी में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। आपकी 21 22 25 साल की जो उम्र हुई, एलियन तो आप है नहीं कि ऊपर से टपक गए, नीचे से कहीं ना कहीं समाज से आपका डेवलपमेंट हुआ है, तो हर चीज आप देखते हैं। न्यायालय में भी आप जानते हैं, कोर्ट में भी आप गए हैं, पुलिस के पास भी है आप गए हैं, चुनाव भी आपके सामने होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है, तो यही सब तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। आखिर कौन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कौन जुडिशियरी का पार्ट है, कौन लेजिस्लेटिव का पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पार्ट कौन कौन से, सब आप लोग जानते हैं। उसी को थोड़ा सा समझना है, अवेयर रहना है, और वही सब इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो पॉलिटी का मैं बताऊंगा कि किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कैसे देखें, कैसे जाने, और हिस्ट्री को तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि जैसे कि इतिहास को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको तैयारी किताब से पहले अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टर्म समझते हैं, तो ये हमने दर्शन कर लिया, ठीक है। अब संविधान के दर्शन के बाद थोड़ा सा और टर्म समझिए। सरकार क्या होता है, सरकार 3 चीजों से बना होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे देखिए अभी हमने तुलना की बात की, अब अभी समझ लीजिए अभी की जो सरकार है, अभी की सरकार एक एब्सोल्यूट सरकार नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है वो बिल्कुल नहीं एब्सोल्यूट और कोई भी डिसीजन लगा, नहीं। सरकार सरकार के पावर को डिवाइड किया गया किसे, संविधान के द्वारा। लेकिन दिल्ली सल्तनत की आप बात कीजिए, क्या बोलते हैं, जो राजतांत्रिक शासन थी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उस टाइम में बात कीजिए तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर था, वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों का हेड होते थे। लेकिन आप वहीं से तुलना कर लीजिए कि अभी देखिए सरकार का गठन किससे, विधायिका अलग चीज हो गई, कार्यपालिका अलग चीज है, न्यायपालिका अलग चीज हो गई। है क्या बेसिकली है, विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करे, है ना, जो पार्लियामेंट हो गए, और उसके बाद कार्यपालिका का जब विधि का निर्माण करके सोएगा तो नहीं, कोई ना कोई तो उसको इंप्लीमेंट करेगा ही। तो कौन इंप्लीमेंट करेगा, कार्यपालिका। विधायिका में कौन हो गए, अभी हम बताएंगे उसको, केंद्र और राज्य के स्तर पे भी समझ लीजिएगा, लेकिन अभी एक टर्म वाइज समझ लिए। विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करे,
यानी कि केंद्र में हो गया पार्लियामेंट यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा, प्लस राष्ट्रपति भी मिलते हैं जो फाइनल बिल साइन करना होता है। कार्यपालिका हो गई यानी कि जो अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जो लोकसभा का चुनाव उसमें कुछ जो कैबिनेट में आ रहे हैं, जो मंत्री बन रहे हैं, 3 टाइप के जो मंत्री होते हैं, है ना? वो प्रधानमंत्री होते हैं, सब कार्यपालिका के पार्ट है। कार्यपालिका के पार्ट सारे आते हैं। आप भी अगर एक सिलेक्शन होता है किसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एक व्यक्ति सेक्रेटरी से लेकर क्लास 1 के ऑफिसर से लेकर सेक्रेटरी से लेकर अगर एक नीचे तक ग्रुप डी का अगर कोई क्लर्क भी है, सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट कहलाते हैं। उसी तरीके से न्यायपालिका हो गया। न्यायपालिका कौन-कौन से होंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आप देखते हैं, सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका के पार्ट हो गए। और उसी तरीके से आप सरकार को आप सेंटर और स्टेट के लेवल से भी समझते हैं। देखिए इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ संघीय व्यवस्था, यानी कि पावर जो है, पावर का सेपरेशन किया गया है ना। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से किया गया है? आपके संविधान से किया गया। भारत के संविधान ने डिसाइड किया कि केंद्र के पास कितना पावर रहेगा, राज्य के पास कितना पावर रहेगा। पावर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है ना। उसको भी हम लोग आर्टिकल्स में देख लेंगे, कौन सा आर्टिकल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन काफी आते हैं। तो केंद्र में कौन है? केंद्र में संसद होता है, जिसका अभी हमने चर्चा किया। संसद किससे बना होता है? लोकसभा और राज्यसभा से ना। तो लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा में कौन आता है? जो आपका चुनाव होता है। बाकी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे लोकसभा क्या होता है, कैसे उसका गठन होता है, उसके मेंबर्स के पास क्या पावर है, उनके पास क्या क्या विशेष अधिकार है, लोकसभा करता क्या है। लेकिन ये मान के चलिए 2 घर है ना। केंद्र में 2 घर है आपके और 2 राज्य में घर है ना। केंद्र के घर को क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। और राज्य विधानमंडल के घर को क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। विधान परिषद का ध्यान में रखना है ना कि विधान परिषद हर जगह नहीं है। विधान परिषद जितने भी स्टेट में 5 है, जितने भी उसको याद कर लीजिएगा। और इसमें हमेशा क्वेश्चन बनाएगा, कर्नाटक की जगह तमिलनाडु दे देगा, तमिलनाडु की जगह केरला दे देगा, बोलेगा कि इसमें किस राज्य में विधान परिषद है। और विधानसभा प्लस राज्यपाल यही मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और जहाँ पे दोनों हाउस है, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं जाइए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर राज्यपाल इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं, इसमें तो राष्ट्रपति कहीं लिखा ही नहीं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए सरकार का गठन ऐसे भी होता है। अब देखिए कार्यपालिका, अब जैसे केंद्र है, केंद्र में आपका क्या हो गया? केंद्र में संसद हो गया, तो केंद्र में कार्यपालिका भी कहलाएगा। तो केंद्र की कार्यपालिका कौन होंगे? वही सब होंगे, अभी हम लोग चर्चा किए। सारे होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सेवाएं, यहाँ तक कि कलर तक सारे कौन से आएंगे? सब केंद्र के एग्जीक्यूटिव के पार्ट आएंगे। उसी तरीके से राज्य में, राज्य की कार्यपालिका कौन है? अब देखिए केंद्र में, केंद्र जब संसद कानून बना रही है तो उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? कार्यपालिका इंप्लीमेंट करेगा। यानी कि ये सब इंप्लीमेंट करेंगे कानून को, है ना, या फिर इनके सबऑर्डिनेट इंप्लीमेंट करेंगे कानून को। उसी तरीके से अगर राज्य में राज्य विधानमंडल या कोई कानून बनाता है तो इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? इसको राज्य के एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सभी इनके सबऑर्डिनेट इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेपरेट किया गया है ना, पावर का सेपरेशन है, पावर को डिवाइड किया गया है। बट ध्यान में रखना है, ये चीज कहाँ पे? ये चीज न्यायपालिका में नहीं है। न्यायपालिका में कोई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन संविधान के द्वारा नहीं किया गया है। संविधान ने कोई ऐसा नहीं डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है। ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं ना, ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। इनके पास पावर का ऐसा सेपरेशन नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पटना हाई कोर्ट अपने आप इंडिपेंडेंट। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत सरकार जब कुछ भी कानून बनाती है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ, श्रीलंका के साथ अगर कोई समझौता करने की कोशिश करती है, तो तमिलनाडु की सरकार तमिल वाले इशूज पे भारत सरकार को रोकने की कोशिश करती है। और सरकार कई कई इशूज में दब भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर का यूज करने लगती है। बंगाल की सरकार के साथ केंद्र का हमेशा एक डिबेट सा होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि सबको पावर अलग अलग दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है। अगर केंद्र ही अगर पावर दिया रहता स्टेट को, तो फिर इनको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पावर कहाँ से मिला हुआ? संविधान से मिला हुआ है, इसीलिए वे लोग कोर्ट में जाते हैं या फिर आगे इस उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एकीकृत व्यवस्था, न्यायपालिका में एकीकृत व्यवस्था, यहाँ पावर का सेपरेशन नहीं है, एक है, बस इसको हायरकी मेंटेन से समझा गया है, मतलब एक हायरकी में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से। उसके बाद मेजोरिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने टाइप का मेजोरिटी होता है? 3 टाइप का होता है। देखिए मेजोरिटी 2-3 कई जगह होते हैं। अब आप कहेंगे कि कोर्ट में भी मेजोरिटी होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी मेजोरिटी हो तो होती है। बेंच वहां भी बनते हैं, है ना। जैसे अगर 11 जजेस का बेंच बन गया तो 6 और 5 वैसे ही डिसीजन आना चाहिए, तभी डिसीजन जो है एक्सेप्टेबल होता है। तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ जो मेजोरिटी की हम बात करेंगे वो 4 घर की मेजोरिटी की बात करेंगे। 4 घर कौन कौन हो गए? केंद्र में आपके 2 घर हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य में कौन से आपके घर हो गए? विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा। इन घर में किस टाइप की मेजोरिटी है? 3 टाइप की मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव यानी प्रभावी। सिंपल यानी कि साधारण बहुमत हो गया, इफेक्टिव यानी प्रभावी बहुमत हो गया, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत हो गया। एक एक करके समझ लिया। साधारण बहुमत में ज्यादा कुछ नहीं समझना है। साधारण बहुमत में एक किसी भी हाउस का ले लीजिए, मान के चलिए राज्यसभा का ले लीजिए। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। 250 मेंबर में मान के चलिए किसी दिन जब कोई बिल पास हो रहा है तो वहां पे 200 मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। 200 मेंबर में 50 लोग जो है नाराज है, किसी मतलब इशू से ही नाराज है, किसी इशू पे वो अपना समर्थन नहीं देना चाह रहे हैं। अब मान के चलिए वोटिंग वहां पे 150 हुआ, 150 अगर वोटिंग हुई तो सिंपल मेजोरिटी किसको कहेंगे कि 150 का 2 है ना, यानी कि 50%, यानी कि 75
और +1 यानी कि 76 76 आ जाएगा तो कोई भी बिल उस हाउस से, उस घर से यानी उस सदन से पास माना जाएगा। इसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जितने भी ऑर्डिनरी बिल हैं सब साधारण बहुमत से पास होते हैं ना, इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। जितने भी ऑर्डिनरी बिल है सारे साधारण बहुमत से पास होते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाला काउंट नहीं करना है, प्रेजेंट के बाद जो वोटिंग कर रहे हैं उस वोटिंग का 50% +1, तो वो हो गया साधारण बहुमत। उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत हो गया कि कुल जो सदस्य संख्या, मान के चलिए 250 राज्यसभा के सदस्य संख्या है, उसमें जो वैकेंट सीट होता है, वैकेंट के कारण से हो जाता है, किसी का चुनाव नहीं हुआ, किसी का डेथ हो गया है, मान के चलिए 10 यदि उसमें से वैकेंट सीट है तो कितने बच गया, 250 में से 10 घटाइए 240 बच गया। सीसेट का एग्जाम होता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में भी मैथ्स का एग्जाम होता है, तो इतना जल्दी कम से कम कैलकुलेशन करिए, क्योंकि सीसेट की स्थिति में बच्चे की स्थिति काफ़ी खराब रहती है सीसेट के एग्जाम में। लोग तो अभी जो एग्जाम हुआ 16 जून को, उसमें 50-50 स्कोर करके आए हैं और सीसेट में वही घूम रहे हैं 28-29 पे बॉर्डर पे। बॉर्डर वाला भी थोड़ा जल्दी सेव नहीं रहता है, इसीलिए अपने सेव करने के लिए थोड़ा मैथ्स वगैरह के ट्रिक हमारे द एजुकेशन चैनल पे एक वो भी चल रहा है, फॉर्मूला बेस एक सीरीज चल रहा है। अगर 50 के 50 फॉर्मूला आप याद कर लिए तो मे भी उसमें से 10-12 क्वेश्चन कभी ना कभी या 2-4 क्वेश्चन कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रिक आ ही जाए। तो इन सब चीज़ों को कम से कम याद करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही देना है सीसेट वाला। तो कैलकुलेशन वगैरह भी माइंड में तेज करना चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या हुआ, हमने चर्चा किया राज्यसभा का, एक मान के चलिए राज्यसभा में 250 सीट है, 250 में से 10 हटा दीजिए, 240 बच गया। 240 का 50% मान के चलिए कितना हो गया, 120। 120 में एक और जोड़ दीजिए, है ना, यानी कि 121। हमेशा ध्यान में रहना है जहां पॉइंट आ जाए, जैसे अगर 119.5 आ जाए तो उसको 120 मान लेना है, और अगर पूर्ण आ जाए, पूर्ण अंक आ जाए, जैसे 120 आ गया तो उसमें एक और ऐड कर देना है, यानी कि 121 कर देना है। तो ये आपका प्रभावी बहुमत हो गया। अब सिंपल सी बात है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ पे होगा, प्रभावी बहुमत का प्रभाव वहीं पे होगा जो घर में प्रभावी है। घर में प्रभावी कौन रहते हैं, घर में प्रभावी रहते हैं आपके माता जी, आपके पिताजी, बच्चे थोड़ी प्रभावी रहते हैं। तो माता पिता यानी कि जितने 4 हाउस हो ना, 4 हाउस की हमने चर्चा की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चारों घर में 4 बड़े बड़े लोग बैठते हैं। कौन कौन, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति उपसभापति, उसी तरीके से विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। इन चारों को हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करेंगे, प्रभावी बहुमत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी काम नहीं आएगी। क्यों, हाउस है, घर के मालिक हैं वो, तो ऐसे थोड़ी हटा दीजिएगा। प्रभाव है उनका घर में, तो प्रभाव को प्रभावी तरीके से हटाएंगे ना, ऐसे भी लिंक कर लीजिए। घर के वो प्रभावी है, बुजुर्ग मेंबर हैं या फिर काफी समझदार हैं, तो उनको ऐसे थोड़ी हटा दीजिएगा। यानी कि हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं एट ए प्रेजेंट उसके 50% चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 250 में 50 लोग आए, या किसी दिन बारिश हो रहा है तो 40 से लोग आए, अब 50% मतलब 20 + 1 करके बोलिए कि चलिए लोकसभा अध्यक्ष जी अब किनारे हुई, ऐसा नहीं। मतलब इस चीज को ध्यान में रखना है कि जितना सीट है, जैसे 545 है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो अगर जितना वैकेंट सीट है उसको हटा दीजिए। 500 अगर 510 अगर वैकेंट है तो 530 535 उसका 50% +1, तब हटेंगे लोकसभा अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं, अभी लोकसभा अध्यक्ष के लिए काफी खींचतान चल रही थी चुनाव के लिए कि कौन लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, तो काफी प्रभावी लोग हैं ये सब। विशेष बहुमत का प्रयोग, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत का ही मान के चलिए 2/3, विशेष जहां पे आ जाए वहां पे मान के चलिए 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3। लेकिन 2/3 के भी तीन कॉन्सेप्ट है। 2/3 किसका, 2/3 एक पहला वे में होगा क्या, 2/3 किसका, जो वहां पे प्रेजेंट और वोटिंग किया उसका 2/3, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट और वोटिंग किया उसका 2/3 प्लस टोटल मेंबर्स का 50% भी जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये सब है आप इसमें देख लीजिएगा। और तीसरा क्या हो गया, 2/3 ऑफ टोटल सीट का 2/3। अब पहला एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि 250 सीट है, 250 में आप मान के चलिए कि राज्यसभा के सीट है 250, 90 लोग आए थे, 90 लोग आकर के अपना 100 लोग हैं, 100 लोग आकर 100 लोगों में 90 लोगों ने अपना वोटिंग किया। अब 90 का 2/3 कितना हुआ, 60 हुआ। तो 60 अगर आएगा तो समझिए कि ये हो गया पहला वाला, उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 बहुमत फर्स्ट टाइप में कंप्लीट हो रहा है ये, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी का पहला लेवल में क्या हो गया, 2/3 ऑफ टोटल वोटिंग, है ना। तो उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 बहुमत। लेकिन ये कहाँ पे लागू होगा, आर्टिकल 249 बड़ा फेमस है, जानते होंगे आप लोग। आर्टिकल 312 इसे भी आप लोग जानते होंगे, है ना। नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए आर्टिकल 249 को, 312 को। कुछ आर्टिकल ऐसा है जिसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और उसको जानना चाहिए। दोनों की चर्चा मैं कर लूंगा, पहले कि इसका मेजोरिटी बता दूं। उपस्थित और मतदान करने वाले सेकंड लेवल में क्या हो गया, 2/3, यानी कि मान के चलिए कि राज्यसभा में 250 में से टोटल बैठे हैं करीब, अगर अगर 90 बैठ गए हैं और 90 में अगर 2/3 मेजोरिटी आ रही तो 60 में नहीं होगा कोई भी बिल पास। उसके लिए क्या करना होगा, कम से कम मान के चलिए कि 250 अगर टोटल सीट है तो उसका 50% प्लस होना चाहिए, यानी कि 125 +1 होना चाहिए, कम से कम 125, है ना। यानी कि 50% जो कुल सदस्य संख्या से आधे से कम ना हो,
यानी कि 125 से अगर कम हुआ तो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 250 सीट है, 250 सीट में अगर पास कराना हो, कोई बिल अगर पास कराना हो किसी के भी रिगार्डिंग, अभी देखेंगे किसके रिगार्डिंग होगा ये, तो केवल 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या चाहिए, 50% टोटल सीट का चाहिए। ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, ये इंप्लीमेंट होता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे आपका वो इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, इनको जो हटाया जाता है ना, तो इनको संसद के एक विशेष प्रक्रिया से हटाई जाती है। वो विशेष प्रक्रिया यहीं पे आती है, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जजेस हो गए, जो न्यायाधीश वगैरह होंगे, उनको इन सब प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब सारे संवैधानिक पद के जो उच्च पद वाले हैं उनको सबको तो हटा ही दिया गया है, थर्ड की जरूरत क्या है? थर्ड और कौन सा संविधान से ऊपर कौन सा है जिनके लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत? कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या हुआ, 250 का, है ना, 250 अगर राज्यसभा का है तो इसका 2/3 होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। तो आप लोग को दिमाग में आया ही होगा कि अभी इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जरूरत वहीं पड़ती है भारत में जो एक महामहिम है ना। महामहिम हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत किसमें? दोनों हाउस में, सेपरेट, है ना। ध्यान में रखना है, स्पेशल मेजोरिटी के लिए कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ज्वाइंट सीटिंग कहाँ होता है? सिंपल मेजोरिटी के लिए होता है। यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास करना है तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट दोनों जगह पास होना चाहिए। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो फिर पहले लोकसभा से या कहीं से भी 2/3 बहुमत, उसके बाद राज्यसभा से 2/3 बहुमत, यानी 545 का 2/3 बहुमत लाना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए काफी मैंडेट चाहिए लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद हम संविधान के स्रोत की चर्चा करते हैं। स्रोत पे हम कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो पीवाईक्यू वगैरह हैं, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, स्रोत का है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ब्रिटेन की सारी चीज़ों को हम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट जो हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से डेवलपमेंट हो रहा था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट इंडिया का हो ही रहा था ना। जैसे गवर्नर है वहां का, तो गवर्नर क्या है? एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है ना। गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है। 1773 से जो शुरू हो रहा था, जो कि गवर्नर बना था, उसके बाद गवर्नर जनरल काउंसिल बनी थी, उसमें कुछ मेंबर्स थे। ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव, वही एग्जीक्यूटिव है जो अभी प्राइम मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव है। ध्यान में रखना है, ऐसे कंपेयर करना है सारी चीजों को। तो ये 1773, 84, 93, है ना, 1813, 1833, 1835 से चलते चलते 1861 में आती है। 1861 के एक्ट में आप देखेंगे ना कि जो एग्जीक्यूटिव था, जब वो कार्यपालिका के रूप में काम करता है, तो मेंबर्स मान के चलिए 4 हैं। लेकिन जब वही चीज विधायिका के रूप में काम कर रहा है, वही एग्जीक्यूटिव बॉडी जब विधायी काम कर रहा है, तो मेंबर्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि 4 से 10 कर दिया गया। तो ये मान के चलिए कि विधायिका की शुरुआत कहाँ से हुई? 1861 के अधिनियम से हुई। तो यानी कि ये प्रोसीजर धीरे धीरे हमारे यहाँ चल रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि जितना भी एक्ट बना 1773 से लेकर के 1947 तक, जितने भी अधिनियम है, उन सब में सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो इसीलिए जो आपके संविधान का जो स्रोत लिया गया है ना, स्रोत कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से मैक्सिमम चीजों को लिया गया है। अच्छा, एक चीज और मैं चर्चा कर दूं। जैसे कि आप जो दर्शन करने गए थे अभी उत्तराखंड, थोड़ा सा उत्तराखंड फिर से चल लेते हैं, तो भगवान के दर्शन तो आपको हो गए थे, गर्भगृह में चले गए थे। कहाँ से गए थे? संविधान के दर्शन कैसे कैसे किए थे? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य से। लेकिन आपके दिमाग में भी तो चीज आया होगा ना कि जिस गंगा का हम जो दर्शन किया, वो गंगा का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, उसके पीछे कौन सा है, पहाड़ में जो पानी आ रहा है कैसे आ रहा है। तो उन चीज को आप समझे कि यानी कि वही संविधान का स्रोत है ना। यानी कि हमारे यहाँ संविधान का स्रोत यहाँ से हम लोगों ने इसको बोरो किया है, कुछ अपना भी डेवलपमेंट है, कुछ लिया गया है। उसी तरीके से जो हम लोग वहाँ स्रोत ढूंढते हैं, कहाँ से जाना है, ऊपर में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो वहाँ पे भी सर्च करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सर्च करके एक्युमुलेट किया गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो भारत शासन अधिनियम को सबसे पहले अगर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस में अगर आए कि संविधान के स्रोत में संविधान का मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम पार्ट कहाँ से लिया गया है, और अगर एक्ट है, एक्ट में अगर भारत शासन अधिनियम, तो सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया। मान के चलिए कि लगभग 2/3 चीजों को यहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप समझ लीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कहाँ से ली गई थी हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, गुलाम था। उसके बाद भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। तो जो ब्रिटेन के यहाँ जो इम्प्लीमेंट है सारी चीजें, उसी चीजों को हमारे यहाँ लागू करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस में जो लागू हुआ उसको हमारे यहाँ लाएगा। तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ले गया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा चल गई थी और ठीक भी था, बहुत हद तक सही भी है। तो मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे ना, जो पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट हुआ, संसदीय शासन हुआ, है ना, संसद वाली सारी चीजें, संसद की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, इन सब चीजों को कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटेन से लिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग पीवाई के क्वेश्चन में भी करेंगे कि जो संसद हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, है ना, इन सब विधि का जो शासन हो गया, इन सब चीजों को कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से लिया जाएगा। यानी कि संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया मतलब क्या?
पार्लियामेंट से जो एक प्रोसीजर पास हो रहा है, एक बिल पास हो रहा है, विधायी प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजन है, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजन। अब सिंगल सिटीजन एकल नागरिकता उसके पास है, तो हमें भी एकल नागरिकता ही देगा, यानी कि हम लोग उससे प्रभावी रहेंगे। और अच्छी बात भी है ये, तो एकल नागरिकता भी वहीं से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने अभी जिक्र किया 1861 में कैबिनेट सिस्टम आई थी, कैबिनेट सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली इसको कहा गया था, है ना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमारे यहाँ पहले से भी तो था ही ना, मंत्री वगैरह तो हमारे यहाँ था ही, शुरू से चली आ रहा है। तो हम लोग किससे लेंगे? ब्रिटेन के संविधान से लेंगे। उसके बाद परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार कहाँ से लेंगे? ओबियसली ब्रिटेन से लेंगे, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में संसद को सुपर सुपर माना गया है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है, संसद के बारे में, कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट या संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया के सारा काम कर सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा सुपरमेसी किसको दिया गया? वहां पे पार्लियामेंट को दिया गया। उसके बाद बाई कैमरल, द्विसदनवाद, 2 सदन है वहां पे, 2 सदन वहां से हम लोगों ने। इसमें ध्यान रखना है जो आपके एक्ट है कि किस एक्ट में बाई कैमरल की व्यवस्था हुई थी इंडिया में, 1919 के एक्ट में हुई थी बाई कैमरल वहां पे ना। लेकिन उस समय नाम लोकसभा नहीं था, विधानसभा विधान परिषद करके नाम था, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, वो स्टेट का नहीं था, सेंटर की था। लेकिन बाई कैमरल की व्यवस्था किस में हुई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुई थी। उसके बाद यानी कि देख लिया कि संसदीय परंपरा में पार्लियामेंट्री में सुपरमेसी है ब्रिटेन का। तो हमने पार्लियामेंट वाली सारी चीजें, पार्लियामेंट का जो विशेषाधिकार है, संसद के सदस्य का जो विशेषाधिकार है, सब कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट न्यायपालिका वाली सारी चीजें रहेगी, कहाँ से ली जाएगी? अमेरिका से ली जाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली जाएगी। फंडामेंटल राइट को जो वायलेट करेगा सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जो जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? वो अमेरिका से लिया जाएगा। प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना के उद्देश्य को कहाँ से लिया, कंटेंट को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इस चीज को समझ लेना, इसमें कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट होती है। चलिए अभी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आगे से आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना लिया गया। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, यानी कि न्यायालय की सुपरमेसी है ना। मूल अधिकार को इंप्लीमेंट कराने के लिए न्यायालय की सुपरमेसी हो रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी हो रही है, इसीलिए कहाँ पे जाएगा? अमेरिका के पास जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप पार्लियामेंट के पास नहीं जाएगा, मतलब कोर्ट ही आपका काम कर देगा। उसके बाद देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, इसके लिए संविधान में प्रोविजन किया गया है ना। मतलब जुडिशरी के ऊपर कोई दबाव ना बनाए, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करे, इसके लिए संविधान में प्रोविजन किया गया। तो न्यायपालिका के रिगार्डिंग जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम के लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे सब किससे रिलेटेड रहेंगे? यूएसए से रहेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, है ना। पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कोई कानून बनाती है, उस कानून को रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये आ गया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उस न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप एक आईएएस बने और कभी कुछ किसी काम में अगर दिक्कत हो गई तो कोई आपको सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया होगी। कौन प्रक्रिया? एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा। कौन अपनाएगा? हाउस अपनाएगा। लोकसभा में एक मेजोरिटी से पास होगा ना। अभी मेजोरिटी की हमने बात की ना, कौन सी मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी के सेकंड पार्ट वाला ना, यानी कि 2/3 मेजोरिटी प्लस 50%। अब रिकॉल कर लीजिएगा इसको, 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। उसका किसका? उच्चतम न्यायालय, उस न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में, यानी कि भारी भरकम चीज है ये। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपॉइंट कर दिए है और उसके बाद कोई भी जिसको मन किया कैबिनेट या एक्सिक्यूटिव का पार्ट जो है हटा दे, नहीं। पार्लियामेंट हटाएगी, और पार्लियामेंट भी वैसे नहीं हटाएगी, एक प्रॉपर एक प्रक्रिया से हटाएगी। तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, है ना, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात है। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, इसको भी आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। राष्ट्रपति व महाभियोग का मतलब क्या हुआ? क्योंकि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को, मतलब एक्सिक्यूटिव अपने आप में किसी को हटा दे, यानी कि एक प्रोसीजर से हटाया जाएगा ना। संसद एक प्रोसीजर से हटाएगा। लोकसभा और राज्यसभा हमने बोला, इसके लिए कौन सा है? स्पेशल मेजोरिटी का थर्ड मतलब टोटल मेंबर्स, टोटल हाउस के जो मेंबर्स है उसका 2/3, है नहीं है। अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया भारत शासन अधिनियम 1935 से मैक्सिमम चीजों को लिया जाएगा, है ना। उसके बाद ब्रिटेन का अगर देश में अगर क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन में अगर देश है, 4 अगर देश का नाम दे दे कि कहाँ से लिया जाएगा, तो ब्रिटेन से लिया जाएगा। मैक्सिमम चीजें ब्रिटेन से है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली वाली सारी चीजें हम देखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे, तो सब ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट और ये आपके जुडिशियरी वाली सारी चीजें किससे आएगी? यूएसए से आएगी। कनाडा से क्या आएगी? कनाडा से जो हम लोग अभी फेडरल स्ट्रक्चर जो पढ़े ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है, किसका बंटवारा होता है? हर चीज का। कुल मिला के आपको ये पावर है ना, पावर का जो डिवीजन होता है, तो उसमें हमेशा ना सेंटर मजबूत स्थिति में रहती है ना। सेंटर को मजबूत जानबूझ के बनाया गया है। अगर सेंटर ही कमजोर पड़ जाए तो फिर स्टेट हावी हो जाएंगे ना, तो फिर हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो केंद्र जो है, इसीलिए इन सब चीजों को कनाडा से लिए गए। कनाडा से ऐसे मतलब ध्यान में रखना है, कनाडा यानी कि केंद्र यहाँ पे मजबूत है ना। कनाडा का से याद करिए, क न से, यानी कि केंद्र यहाँ पे मजबूत है। यानी कि देखिए इसके टर्म्स क्या क्या मिलेंगे? सशक्त केंद्र के साथ संधि व्यवस्था। फेडरल सिस्टम तो है, यानी कि सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीजन तो है, बट सेंटर क्या है?
मजबूत है ना, सेंटर क्या है, मजबूत है, कर्नाटक के संविधान में हमेशा मजबूत रहेगा। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, पावर का सेपरेशन तो हमने कर दिया है, सूची बट गई है, संघ सूची, राज्य सूची है ना, उसके बाद संवर्ती सूची, लेकिन जो अवशिष्ट सूची है वो कहाँ पे है, केंद्र पे, यानी कि जहाँ पे भी केंद्र का मजबूत होना है ना, वो सब किस में आएगा, कर्नाटक में आएगा, कर्नाटक के संविधान से हम लोग लेंगे। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इसको भी देखिए, राज्य के राज्यपाल कहाँ होते हैं, राज्यपाल होते हैं स्टेट में, है ना, स्टेट में होते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होनी चाहिए, स्टेट से होनी चाहिए, लेकिन केंद्र द्वारा किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी केंद्र मजबूत हो गया, सेंटर यहाँ पे भी मजबूत हो गया, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मतलब किससे रिलेट करेगा, कर्नाटक। सब एक ट्रिक पे बैठाइए, एक लॉजिक पे बैठाइए, इस लॉजिक से सारे सोर्सेज आपके क्लियर हो जाएंगे ना। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है ना, फेडरल स्ट्रक्चर में ज्यादा पावर किसके पास आ रहा है, केंद्र के पास आ रहा है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय है ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ डिसीजन देगा, ठीक है, डिसीजन क्या देगा, एडवाइजरी टाइप से देगा, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। हमेशा देखिए, जब भी केंद्र है ना, सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई होती है, इंडिया में भी आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट अमेंड कर देती है, सेंटर कुछ अपना अमेंड कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद नया फिर रूल ले आती है ना, अपना जजमेंट दे देती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चंस आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है राष्ट्रपति पे बाध्यकारी है कि नहीं है ना? यानी कि अगर ये केवल परामर्शी है, एडवाइजरी है, इसका मतलब यहाँ पर भी सेंटर भारी हो रहा है, सेंटर यानी कि अगर पूरा का पूरा केंद्र माने, है ना, तो यहाँ पे भी केंद्र भारी हो रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है परामर्शी न्याय निर्णय है, एडवाइजरी टाइप का जो डिसीजन है वो है, मतलब बाध्यकारी नहीं रहेगा इस टाइप से, यानी सेंटर यहाँ पे भी मजबूत हो रहा है, तो जहाँ पे भी केंद्र मजबूत हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर का डिवीजन हो रहा है ना, सेंटर मजबूत हो रहा है, वो सब कर्नाटक के साथ जाएगा। अब हर चीज को ऐसे कॉन्सेप्ट में तो नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ पहले से ही चल रहा था, वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो रही थी, हमारे लीडर्स वहाँ गए, देखे कि वहाँ पे चीज़ें जो है अच्छा से फॉलो हो रहा है, समाज में शांति है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो चीज़ों को उठाया गया, तो कुछ कुछ ट्रिक से भी याद कर लीजिए, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट पे तो नहीं बैठा सकते हैं। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निधि तत्व, अब इसको या तो याद करिए, नहीं तो आप ये मान के चलिए लैंड है और तत्व है, तत्व मतलब क्या हुआ, तत्व मतलब वो एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो होते हैं धातु अधातु, है ना, इन सब ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगे आपको, लैंड में मिलेंगे, है ना, जमीन के अंदर मिलेंगे, इस टाइप से इसको बैठा लीजिए, कुछ तत्व कहाँ मिलेंगे, तत्व लैंड में मिलेंगे, है ना, इस टाइप से आप कुछ ना कुछ एक लिंक बैठा लीजिए, ऐसा बैठा लीजिए कि कम से कम आगे क्वेश्चन करने लायक रखे, बाद में बार बार ना कन्फ्यूजन ना हो ना। तो राज्य के नीति पूरे के पूरे टर्म में देखिए तत्व एक ही जगह आया है ना, वो भी ऐसे याद कर लीजिए, को तत्व जो आएगा कहाँ पे मिलेगा, वो लैंड में मिलेगा, यानी कि जमीन में मिलेगा, जमीन के अंदर मिलेगा। अब एलिमेंट तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, मतलब धातु अधातु जो जितने सारे मेटल्स वगैरह होते हैं, मेटल्स सब किस में आएंगे, लैंड में आएंगे। दूसरी बात, अब आप ले आए लैंड से, अगर आप बड़े मतलब कॉस्टली जो है बहुमूल्य धातु वातु ले आए, तो उसको ले जाके क्या करिएगा, कहाँ रखिएगा, अब कौन ला सकता है इसको, तो बढ़िया बढ़िया लोग होंगे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, तो सब कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो इसको यहाँ पे भी आप लिंक कर लीजिएगा कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि सब नॉमिनेट कहाँ कराएंगे, सब आकर के राज्यसभा में कराएंगे। तो यानी कि ये ध्यान रखिए कि आयरलैंड में लैंड है, तो लैंड से हम तत्व निकालेंगे, तत्व जो भी निकालेगा मेंबर वो काफ़ी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, तो कहाँ पे जाएगा, उसको राज्यसभा में लेकर जाएगा, यानी कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। अब एक एक जब यहाँ पे नामांकन आप ले लिए हैं, तो इससे यहाँ पे इनका राष्ट्रपति का भी निर्वाचन पत्र कर दीजिए, है ना, क्योंकि अब हाउस है, हाउस में जिस तरीके से अब राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हो रहा है, एक तरीके से नॉमिनेट हो गए हैं राज्यसभा के सदस्यों का, जो नामांकन होगा, जो 12 मेंबर्स होते हैं, तो बाकी जो इलेक्टेड होंगे उनका भी कोई ना कोई तरीका होगा, उसी तरीका को फॉलो यहाँ पे भी मान के चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन पत्र, ऐसे करके थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन राज्यसभा वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ गया है, और नीति निषेध तत्व वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से इसको कैसे याद करिएगा, क्रिकेट से इसको याद कीजिए, हर कोई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से खफा रहता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो लोग डरे रहते हैं। संवर्ती सूची क्या होता है, संवर्ती सूची है, केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, संवर्ती सूची हो गया। संवर्ती सूची में दोनों कोई कानून बनाता है ना, दोनों कोई में ये मान लीजिए कि एक भारत है आज के डेट में, एक ऑस्ट्रेलिया, और तो कोई टीम दिखता ही नहीं है फाइनल में, इसीलिए एक दूसरे से डरे रहते हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इस सूची पे निर्माण करेंगे, संवर्ती सूची पे, है ना, तो यानी कि भारत ने संवर्ती सूची कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऐसे करके क्रिकेट के संदर्भ में इसको लिंक कर लीजिए ना, भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ ना। संवर्ती सूची मतलब कि जहाँ पे दोनों लोग कानून बना ना, केंद्र राज्य दोनों कानून बनाता है, अब यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मिलकर संवर्ती सूची पे कानून बनाएंगे, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड में आज के डेट में कोई भी बड़ा क्रिकेट टीम नहीं है, या तो इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया है, और लोगों को यही लगता है कि वर्ल्ड कप यही ले जाएंगे दोनों में से, और अभी भी वही हो रहा है, जो वर्ल्ड कप का जो हो रहा है
उसमें वही हो रहा है, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया इस बार हार गया अफ़गानिस्तान से, लेकिन इंडिया तो कम से कम ठीक स्थिति में। और उसके बाद ये क्या है, जॉइंट सीटिंग क्या होगा, जब समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर अगर कानून बनाएँगे या कुछ बनाएँगे, एक ऐसी लॉजिक, इसका कोई उस मतलब कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं है, ट्रिक है, फ़ॉर्मूला को उस टाइप से थोड़ा याद कर लीजिएगा। दोनों सदनों, है ना? दोनों यानी जॉइंट सीटिंग कौन करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के जॉइंट सीटिंग करेंगे, यानी क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। तो इस टाइप से एक लिंक कर लीजिए कि जॉइंट सीटिंग कौन करेगा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में मिल करके कोई जॉइंट सीटिंग का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में ज़िक्र है, कौन-सा में? 108, आर्टिकल 108 ही है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होती है ना? संयुक्त बैठक कहाँ पे होगी? हमेशा ध्यान में रखना है, साधारण बहुमत के लिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के लिए जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, कहीं भी कॉन्सेप्ट में आपको फँसा दे। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट रखना है कि जो भी हो ना, स्पेशल मेजॉरिटी वाली जो कॉन्सेप्ट होगा, लोकसभा के लिए अलग होगा, राज्यसभा के लिए होगा, सिंपल मेजॉरिटी के लिए होता है। सोवियत संघ का संविधान, ये नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। सोवियत संघ का जन्म ही हुआ था किसके लिए? समाजवाद के लिए। समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सब वाले जो कंट्री होंगे, इस कॉन्सेप्ट वाले कंट्री होंगे, वो अधिकार की बात कम करेंगे, कर्तव्य की बात ज़्यादा करेंगे। अगर ज़्यादा जानना है इसके लिए तो लेनिन के बाद जो स्टालिन आए थे, उनमें जाइए। स्टालिन ऐसा 3 कॉन्सेप्ट लाए थे कि इक्वलिटी की बात कर दिए थे, 3-3 1 बाई 1 स्टेट की मतलब मिला करके। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान के चलिए आज के डेट में कोई करोड़पति है, 10 करोड़पति है, उसमें कुछ लाखपति हैं, कुछ हज़ारपति हैं, कुछ तो सौपति भी होते हैं। रोड पे जो रिक्शा चालक होते हैं, सब सौपति होते हैं। अगर सबको कहा जाए कि एक इक्वलिटी लाया जाए और सबको बोला जाए कि आप लोग हाथ उठाइए, कौन इक्वल होना चाहता है, तो सबसे पहले तो सौपति हाथ उठाएँगे ना। सौपति उठाएँगे, उसके बाद हज़ारपति उठाएँगे। करोड़पति क्यों उठाएगा? इतना मेहनत से पैसा कमाया है। खैर वो बात का विषय है, लेकिन ये हमेशा ड्यूटी की बात हमेशा कौन करेगा? जो समाजवादी कंट्री है वो करेगा। क्योंकि उनको लगता है कि स्टेट जो है ना, स्टेट फोर्सफुली लोगों को बोले कि लोग अपना-अपना ड्यूटी करें। तो मूल्य कर्तव्य कहीं भी आएगा तो ब्लाइंडली आँख बंद करके कर दिया। और इतने सारे कंट्री में आप देख भी लीजिए, कोई भी समाजवादी देश आपको नहीं दिखा होगा। समाजवादी देश सोवियत संघ है, जो लेनिन जो अपने समाजवाद को इम्प्लीमेंट किए थे, और स्टालिन बहुत ही क्रूर तरीके से समाजवाद को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे। बहुत भयावह स्थिति था वो लेनिन के बाद की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच का जो पीरियड था, जिसमें सोवियत संघ अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा था, बहुत भयावह स्थिति था वो। वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे। स्टालिन का जो इम्प्लीमेंटेशन था ना सोशलिज्म का, उस संदर्भ में। और फिर देखिए वही है, फिर प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ऑब्वियस है भाई, न्याय किसको मिलना चाहिए? सौपति को मिलना चाहिए, हजारपति को मिलना, करोड़पति को तो न्याय की जरूरत ही नहीं है। करोड़पति को कहेगा नहीं कि कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए, है ना? प्रस्तावना में न्याय कितने टाइप का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, जो जो ये इस टाइप के जो कंट्री है ना, सोवियत संघ वाले या फिर समाजवाद वाले, ये सब धर्म वगैरह को बहुत ज़्यादा ना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं। इसीलिए न्याय में ना देखिएगा, न्याय में, प्रस्तावना में, न्याय में धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है ना? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत यूनियन से लिया गया है ना? धर्म की स्वतंत्रता है, ध्यान में रखिएगा। 5 जो स्वतंत्रता थी, उसमें धर्म की स्वतंत्रता थी, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एक रिक्शा चालक है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? उसका सोशल, है ना, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मतलब इंडिया में खास करके इसकी जरूरत थी। सामाजिक रूप से थोड़ा सा कास्टिज्म यहाँ पे था, तो जो नीचे के लोग थे उनको अप करना, अपर ग्रेड में पहुंचाना। तो न्याय का जो आदर्श होगा कहाँ से लिया जाएगा? सोवियत संघ से लिया जाएगा। हमेशा न्याय की बात कौन करेंगे? समाजवादी कंट्री वाले करेंगे। तो सोवियत यूनियन से क्या क्या लिया जाएगा? ड्यूटी की बात हमेशा वही करेंगे। अब आदर्श यानी कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने की बात, हमेशा न्याय की बात कौन करेंगे? सोवियत यूनियन वाले करेंगे। जर्मनी से ध्यान में रखना है, जर्मनी को ना, जर्मनी से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन हिटलर के समय में एक बात याद रखना है कि थोड़ा इमरजेंसी का यूज हुआ था। जर्मनी के वाइमर संविधान जो बना था ना, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का स्थगन, है ना, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। अब इंडिया में भी देखिएगा, आपके फंडामेंटल राइट जो है 19, 20, 21, है ना, क्या इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किस कंडीशन में कर सकते हैं? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहते हैं मैं बता दूं, लेकिन बहुत लंबा क्लास ना हो जाए इसलिए। 352, 56, 60 होता है ना। 352 में 3 तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है, 3 कारण से। कौन कौन सा होता है? अगर कोई विदेशी देश अगर भारत पे आक्रमण कर दे, या फिर भारत का अगर किसी के साथ युद्ध हो जाए, और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक विद्रोह नहीं, सशस्त्र विद्रोह, मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह। तो 2 कंडीशंस में नहीं लगते हैं। तो मतलब ये, अच्छा इसमें भी है 19, 20 और 21, ठीक है। तो 20 और 21 का तो किसी भी कंडीशंस में आपको सस्पेंशन नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट का। 20 और 21 में किसी भी कंडीशन में आपका मूल अधिकार का स्थगन नहीं हो सकता है। 19 में हो सकता है। 19 में भी जो 3 कंडीशन है, उसमें 2 और 1 में डिवाइड है ना। एक कंडीशन में हो सकता है, बाकी 2 कंडीशन में नहीं हो सकता। इस चीज को समझ लेना है थोड़ा सा आपको। तो ये चलिए हम 19, 20, 21 में जिक्र करेंगे। फंडामेंटल राइट 1 या 2 क्लास में पूरे एफर कंप्लीट कर देंगे। उसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम ले लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये का है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना। संशोधन की जरूरत कहाँ पड़ेगी?
किसके संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप ट्रिक में इसको बैठाएँगे तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन-सा है? अगर सारे कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन-सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही पड़ेगा। तो अफ्रीका वालों को ही सबसे ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका 1-2 टर्म आप याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मेन वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कई बार आ चुका है और आने का भी प्रावधान है और हमेशा भी आएगा। जापान के संविधान से ना भारत के संसद ने जो प्रक्रिया अपनाई है या भारतीय संविधान में प्रक्रिया अपनाया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाया है, जापान से लिया गया है। कि यहाँ पे आप आर्टिकल 21 से भी कंपेयर कीजिएगा। 21 में थोड़ा-सा इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाता है और इससे भी सुपर चला जाता है। 3-4 टर्म आएँगे, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, है ना? इन सब चीज़ों को, है ना? मतलब कोई लॉ बन रहा है, उसको भी जस्टिफाई करना है। कौन करेगा? कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा ये सब। ये सब हमारा पूरा ये था, ट्रिक में बिठाने की कोशिश की गई थी। अब रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, कम से कम सोर्सेज़ का जो इसमें क्वेश्चन्स है ना, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। भारत के संविधान उद्देशिका का विचार, मैंने बताया था ना, उद्देशिका का भाषा, मैंने चर्चा नहीं किया था। भाषा, लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किसके साथ होता है? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट किसके साथ खेलता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलते हैं। देखते हैं 2 प्लेयर आपस में भिड़ जाते हैं, कुछ इधर से बोल दिया, कुछ उधर से बोल दिया। तो भाषा की समस्या रहती है ना एक-दूसरे में। तो भाषा के कारण, यानी कि भाषा किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो उद्देशिका का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। तो हमेशा याद रखना है, कॉन्सेप्ट जो है ना प्रस्तावना का, कहाँ से लिया गया? जो विचार है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और जो भाषा है ना कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो किससे लिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, क्योंकि भाषा में कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? ऑस्ट्रेलिया से ही तो होता है। अभी भी मैच होगा तो देखिएगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बोल दिया और कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसको आराम से समझिएगा, यूएसए के संविधान से। सेकंड क्वेश्चन आएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? आप अपने आप बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है, धर्म है ना? ये सब को तो किनारे ही रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है ना? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद है। जहाँ पे भी संविधान आ जाए तो आँख बंद करके टिक कर लेना है ना? क्योंकि संविधान ही तो सबको पावर दे रहा है। संविधान ही रहेगा तो ये नहीं रहेगा, इनको पास कहीं से पावर ही नहीं मिलेगा। हमेशा हिस्ट्री में खास करके आप देखिएगा कि एक व्यक्ति है, एक राजा है, उसको पावर किससे मिल रहा है ना? सोर्सेज ऑफ, मतलब क्या है उसका पावर का? सोर्सेज क्या है? कहाँ से उसको मिल रहा है? सत्ता का स्रोत क्या है उसको? आप और हम सब जन्म लिए हैं ना, तो हम लोग अपना पावर ऑलरेडी दे रखे हैं। कहीं न कहीं जिस समाज में आप हैं, आप ऑलरेडी अपना पावर किसको दे रखे हैं? सरकार को दे रखे हैं। कभी आप सोच कर देखिएगा घर में कि क्या आप अपने पावर को विथड्रॉ कर सकते हैं? क्या आप ये कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स वाई जेड एक लेटर लिखे भारत सरकार को, बोले कि हम आपको अब अपना पावर जो है ना, जो मिला होगा जब भी कभी, हम अपना पावर विड्रॉ कर रहे हैं और अब आप मुझसे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाइए, राजनीतिक संबंध बनाइए और हम अपने एक सोवरन है, हमारा घर है, हम अपने एक सोवरन है और हम आपसे पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। खैर हो भी सकता है, मे भी आप लोग मांग करें तो हो भी सकता है, लेकिन एक चर्चा कीजिए, मतलब लॉजिक है, सोचिए इसके बारे में। तो यानी कि आप अपने बहुत कुछ पावर दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? संविधान को दे चुके हैं, न्यायालय को दे सकते हैं, संसद को दे चुके हैं ना, इन सब चीज़ों को दे चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, जुडिशियल रिव्यू की चर्चा, मतलब जुडिशियरी आँख बंद करके मारना है, अगर हालाँकि क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऐसे आँख बंद करके मारने में कई बार गलत भी हो जाता है। लेकिन यहीं पे अभी हम लोग चर्चा भी करते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया जाएगा? यूएसए से लिया जाएगा। आराम से सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब जुडिशियरी या जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल जहाँ पे हाई हो रहा है, या जुडिशियल सुपरमेसी की बात है, देखिए अमेरिका के बारे में कहा भी जाता है। जैसे ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया के हर काम कर सकती है। उसी तरीके से अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो बोल देती है वही संविधान हो जाता है। अमेरिका में तो जज बोल दिया, जो वकील बोल दिया वही संविधान हो जाता है। तो वहाँ की जुडिशरी इतना हाई है। उसके बाद जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था किसमें है? यूएसए में रहेगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन फंसा दिया ना, जुडिशियल रिव्यू किसमें रहेगा? अब यूएसए में तो है ही, लेकिन हमने चूंकि लिया है ना यूएसए से, तो यूएसए और इंडिया दोनों में रहेगा, यानी कि भारत और यूएसए में है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं। तो मैंने भी बोला था ना, तुरंत मार दिया, तुरंत नहीं मारना है, देख दाख के मारना है। एक क्वेश्चन मतलब बाहर, बाउंड्री वालों का कभी रिजल्ट नहीं हुआ है, ध्यान में रखना है। अगर सेफ साइड है तभी रिजल्ट होता है। तो एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करना है क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, भारत और किससे तुलना कर रहा है? भारत मतलब इंडियन फेडरल और अमेरिकी फेडरल में, है ना? मतलब कुल मिला के समझिए, भारत और अमेरिका से तुलना कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। क्या है? एक ही नागरिकता है? नहीं है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दो दो नागरिकता दे रखे हैं। वो अमेरिका के स्टेट वाले का अलग है सिटीजनशिप, हमारा सिटीजनशिप है नहीं है। हमारे सिटीजनशिप की मांग भी कर सकता है लोग, बंगाल मांग कर सकता है, तमिलनाडु मांग सकता है कि हमें अपना दे दो। हो सकता है दो नागरिकता दे दिए तो कल के दिन मुखिया जी भी आ जाएंगे कि हमें भी एक नागरिकता दे दो जी अलग से, है ना? मुखिया जी
तो फिर तीसरी नागरिकता देना पड़ जाएगा, तो कितना नागरिकता देते रहेंगे, है ना। भारत को मजबूत बनाना है तो एकल नागरिकता, सिंगल नागरिकता काफ़ी है, जो कि हम लोगों ने कहाँ से लिया था, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है ना। तो यानी कि ये वाली नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियाँ, सूची तो है लेकिन यूएसए में, यूएसए की सूची इससे डिफरेंट है। न्यायपालिका की द्वैतता, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई इंटरप्रिटेशन करना है, कुछ क्लियर नहीं है, तो कौन उसको क्लियर करेगा, आप तो नहीं करेंगे, पार्लियामेंट भी नहीं करेगा, पार्लियामेंट तो रूल बना के अमेंड भी कर देता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं पे, तो उसका निर्वाचन व्यवस्था कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट यूएसए में है। यूएसए वाली कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है, हमें ये मतलब इन सब कॉन्सेप्ट को हम कहाँ से लेंगे, यूएसए से लेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझ लेना है कि अगर कोई अगर इंटरप्रिटेशन की बात है, जैसे प्रियम्बल वगैरह में ना आई थी ना आर्टिकल 21 को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि गरिमा मतलब कैसा गरिमा, केवल व्यक्ति को जीवन जीने का या फिर गरिमा के साथ जीवन जीने का। तो प्रियम्बल से कौन इंटरप्रेट किया, इसको पार्लियामेंट तो नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट किया यानी कि न्यायपालिका के पास ये राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद संघात्मक व्यवस्था, देखिए संघात्मक व्यवस्था है ये, फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया जाएगा, सिंपल सी भारत है ना, सिंपल सी बात है इसमें, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, एक जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कहाँ से लिया जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, कनाडा से लिया जाएगा। उसमें भी और भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि मजबूत केंद्र के साथ, है ना, सेंटर मजबूत के साथ, फेडरल स्ट्रक्चर भी हो, परिसंघीय भी हो, लेकिन केंद्र अगर मजबूत हो तो कहाँ से लिया जाएगा, कनाडा से लिया जाएगा। और भी क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संघवाद देश की किस देश की पत्ती पर आधारित है, संघवाद किससे आएगा, कनाडा से आएगा। फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है सब, है ना, केंद्र और राज्य के बीच पावर का डिवीजन केंद्र के मजबूत होने के साथ। समवर्ती सूची अब हम बताए थे, अब आंख बंद करके चारों विकल्प आप आंख बंद कर लीजिए ना, देखना नहीं है विकल्प को। समवर्ती सूची कौन कौन बनाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तीसरा जो लिस्ट था उसमें दोनों बना सकते हैं ना, सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर बैटिंग कर रहे थे ना, दोनों मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। तो समवर्ती सूची पे कौन करेगा, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। रिकॉल कर लीजिए जो जो मैंने बताया था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको फिट बैठ जाएगा। नीति नीति तत्व, तत्व देश का मान दीजिए, नीति नीति तत्व किस देश के संविधान पर आधारित, तत्व कहाँ से मिल रहा था, लैंड से मिल रहा था। लैंड मतलब कहाँ गए थे आप, आयरलैंड गए थे। एक तो आयरलैंड गए भी थे, आयरलैंड से फिर लाकर कहाँ गए थे, राज्यसभा में गए थे, है ना। राज्यसभा में सदस्यों का जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, है ना, भाई ले आए हैं तो नॉमिनेट ही करेंगे, उनको इलेक्ट तो नहीं कराएंगे, इतने भारी भरकम थे, वहाँ से आयरलैंड से लेकर आए हैं, उनको नीचे से तत्व लेकर आए हैं। तो इस तरीके से कहाँ पे आ जाएगा, आयरलैंड आ जाएगा। और क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के उदाहरण किससे हैं, राज्यसभा के गठन में, है ना, किससे आए ये सब, राज्यसभा में कौन गए थे अभी, आयरलैंड वाले। ठीक है, अभी हमने राज्यसभा की चर्चा की, कौन गए थे, आयरलैंड, यानी आयरिश गणतंत्र हो जाएगा इसका आंसर। आराम से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा देख देख के समझिए, मैच करा लीजिए फंडामेंटल राइट अपने आप देख लेंगे फंडामेंटल राइट कहाँ से हो जाएगा, फंडामेंटल राइट कहाँ से हो जाएगा, यूएसए से हो जाएगा। इसका आंसर अपने हिसाब से मैच कर लिया। तत्व है ना, डीपी राज्य नीति के निदेशक तत्व, तत्व कहाँ आ जाएगा, देखते ही मान लीजिए आप, आयरलैंड मान लीजिए। ठीक है, और उसका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली देकर समझिए कहाँ से लिया जाएगा, ब्रिटेन से लिया जाएगा। ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन को यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, बस। और आपात उपबंध कहाँ से लिए, सॉरी ये तो मिस हो गया, आपात उपबंध यहाँ पे आ गया। आपात उपबंध कहाँ से लिया जाएगा, जर्मनी, हमने हिटलर की चर्चा की थी, उस समय इमरजेंसी की बात हुई थी, है ना। आपात उपबंध, संसदीय प्रणाली कहाँ से आएगा, यूके से आ जाएगा। और मूल अधिकार कहाँ से आ जाएगा आपका, यूएसए से आ जाएगा। तो इस टाइप से मिला लीजिएगा, एबीसीडी कौन सा है, कुछ अपने से भी मेहनत करना है, सारा कुछ दूसरे पे नहीं छोड़ना है। और इसको भी मैच करा दीजिए, मूल अधिकार किससे आ जाएगा, यूएसए से आ जाएगा, डीपीएसपी तत्व से, तो देख ही रहे यानी कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आएंगे ना। अब आपातकालीन जर्मनी से आ जाएगा, मतलब इसमें कह रहे हैं कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नीति निधि तत्व किससे आ जाएगा, आयरलैंड से आ जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तत्व कहाँ से मिलेगा, लैंड से मिलेगा। मौलिक अधिकार एफआर कहाँ से मिलेगा, यूएसए से मिलेगा, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नीति तत्व कहाँ से मिलेगा, आयरलैंड से मिलेगा। उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से मिलेगा, जर्मनी से मिलेगा। अब देखिए इसको, केंद्र की अवशेष शक्तियाँ मिलेगा क्या, केंद्र की अवशेष शक्तियाँ, केंद्र के पास जो एक्स्ट्रा पावर है किसके पास था, कनाडा के पास था ना, हम कनाडा से लेंगे ना। फेडरल स्टेट को डिवाइड करके जो मैक्सिमम पावर था किसके पास था, कहाँ पे गया था वो, कनाडा के पास गया था। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जगह क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अवशेष शक्ति नहीं लिया गया, ध्यान में रखना इस चीज को। अवशेष शक्ति यानी कि केंद्र मजबूत हो रहा है ना, यानी कि वो सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट डिसाइड नहीं है, तो डिसाइड नहीं है तो किसके पास गया था, सेंटर के पास कर दिया गया था। सेंटर को जानबूझ के पावरफुल बनाने के लिए ऐसे किया गया था। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार, है ना, मंत्रिमंडल कहाँ से ले लेंगे, ब्रिटेन से आपका आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से आएगा, यूएसए से आपका आ जाएगा। तत्व कहाँ से आएगा, तत्व देखते ही अब तो आयरलैंड है ना, मार देना है, कुछ भी नहीं है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, संघीय व्यवस्था की बात है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से आ जाएगा, कनाडा के संविधान से आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ना अब जो हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, हालांकि आए तो 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करिएगा। विधि का शासन किससे आ जाएगा, विधि का शासन हम लोग बोला था इंग्लैंड, कोई भी विधि हो, विधायी प्रक्रिया हो, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो, संसदीय प्रणाली हो, सब किससे आएगा, विधि का शासन। देखिए हमने एक क्वेश्चन बता दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और फंसा भी सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, छुपा रुस्तम है ये, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो छुपा रुस्तम को हमेशा रखना है कि कहाँ से था ये, जापान से था ये, तब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैंने बोला था ना, इसकी तुलना किससे कराना, आर्टिकल 21 से कराना है। 21 जो है ना यहाँ पे आके भारी पड़ जाता है। 21 में जो इंटरप्रिटेशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट जो कोई कानून बना रही है ना, वो भी उसका भी एक तरीके से वो किया गया था, रिव्यू किया गया था कि ऐसा जरूरी नहीं। एक उदाहरण देखिए, हालांकि 21 में डिटेल थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक उदाहरण देखिए। मान के चलिए पार्लियामेंट को हमने राइट दे दिया, पार्लियामेंट विधि द्वारा उचित प्रक्रिया बना रही है ना, सारा उचित प्रक्रिया मतलब क्या हुआ कि बिल पहले आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, बिल पर चर्चा होगा, सारा कुछ। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना दे कि भारत में एक पर्टिकुलर कोई समुदाय है, उसके सारे लोगों को बाहर बाहर भेज दो ना, देश के बाहर भेज दो, तो क्या ये सही है, नहीं है? तो इसको कौन जस्टिस करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम न्यायालय करेगा, यही है। यानी कि आर्टिकल 21 यहाँ पे भारी हो जाता है। विधि द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया तो है ही, लेकिन फिर भी 21 यहाँ पे भारी हो जाता है। फिर जापान का है, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित है। थोड़ा सा जो है ना इसको समझ लेना है, वर्ड में क्या है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। राज्यपाल किन के लिए है, स्टेट के लिए है। अब स्टेट के काम को कायदे से उनको विधेयक पे अनुमति देना है, ठीक है। अगर अनुमति दे दे तो कानून बन जाए, लेकिन अगर अनुमति न दे करके अगर राष्ट्रपति के पास भेज दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति तो केंद्र में बैठे हुए हैं ना, यानी कि पावर किनको दे रहे हैं, ज़्यादा केंद्र में दे रहे हैं। केंद्र में जहाँ पे भी ज़्यादा पावर आएगा तो उन चीज़ों को हम कहाँ से लेंगे, कनाडा से लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन ये डिसाइड कर रहा है कि मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ना दे करके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी अगर देगा तो उसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा कि जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर जा रहा है, यानी उन सब चीज़ों को हम कहाँ से लेंगे, कनाडा से लेंगे। राज्यपाल वाले इशू यही है। हो सकता है कोई चीज़ें डायरेक्टली ना लिखा हो, कौन कहाँ से लिया गया, उसको इंटरप्रेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब सारे कॉन्सेप्ट बताने के पीछे यही रीजन था, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, आंसर करते थे। विस्तृत उभयनिष्ठ, बाकी तो मिला ही, उभयनिष्ठ सूची क्या है, उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उसमें मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे, है ना, जो जो दोनों में है ना, जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर जो बोलते हैं, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। उभयनिष्ठ सूची यानी कि दोनों मिल करके जो काम करे, दोनों मिल बैठ करके बात बढ़े। तो उभयनिष्ठ कहाँ था, यानी कि इसको समवर्ती सूची की चर्चा करिए एक तरीके से, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल करके आपस में कर रहे हैं, तो ये हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ सूची कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इसको मिला लिएगा, एबीसीडी जो भी आएगा इसका आंसर। उसके बाद डीपीएसपी नीति निधि सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी नीति सिद्धांत की जगह आप तत्व भी रख सकते हैं। तत्व हो जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, ये आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद मूल अधिकार किसका हो जाएगा, यूएसए को ले आइए। संघ संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ पे हो जाएगा, समवर्ती सूची की हम लोगों ने चर्चा कर दी, ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थे, मैं बोला था कि बार बार संघ में अधिक शक्ति है, अधिक शक्ति किससे लिए हम, कनाडा से लिए हैं, तो संघ में अधिक शक्ति नहीं थे, कहाँ पे जाएगा, कनाडा में जाएगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग देखिएगा, लेकिन ये पीवाईक्यू में लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी कौन करेगा, सोशलिज्म वाली कंट्री करेगा, है ना, आंख बंद करके मारने, इसमें सोशलिज्म वाली कंट्री कौन सी है। डबल ट्रिपल कॉन्सेप्ट आपका एक ही साथ कई सारे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जा रहे हैं। कल किसी दिन हो सकता है इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दे देगी निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा देश है जो समाजवाद को फॉलो करता है, तो क्या मारिएगा, रूस मारेंगे, सोवियत यूनियन मारेंगे, तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट पे ही बैठा हुआ है सारा ना। उसी तरीके से रूस ने एक और क्या लिया था, न्याय लिया था, प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श लिया था, है ना, भारत ने कहाँ से लिया था, हम लोग ना रूस से लिया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, तो बिल्कुल है, कहा ही जाता है कि भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा है ना, 395 अनुच्छेद बहुत सारे हैं, तो लंबा है। ये तो मतलब जस्टिस आप अपने आप में कर रहा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि फंडामेंटल राइट के कारण ही बड़ा हो गया संविधान। संविधान के बड़ा होने के बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे यहाँ जैसे और भी कंट्री में एस सी एस टी नहीं है, हमारे यहाँ एस सी एस टी है, उसके लिए हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ नहीं, माइनॉरिटीज़ बहुत सारे हैं, तो माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है। इस तरीके से एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, वास्ट पॉपुलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें के साथ ना भारत के संविधान बढ़ा हुआ है। केवल ऐसा नहीं कि एफआर जो है फंडामेंटल राइट जो है भारत के संविधान को बढ़ा है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो कि ए और आर दोनों सही है, बस जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा कि व्याख्या सही है नहीं है, यानी कि जस्ट दोनों है तो दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रही है।
मूल अधिकारों की कॉन्सेप्ट अब इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा कहाँ से है इसका आंसर, फंडामेंटल राइट कहाँ से। कई सारे क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए होते हैं। मौलिक अधिकार की अवधारणा वही है कॉन्सेप्ट। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? इस चीज़ को समझ लीजिएगा थोड़ा-सा। लिखित संविधान असली अलिखित संविधान क्या होता है? ये मैंने बताया नहीं, लिखित संविधान वो हो सकता है होता है जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें लिखा गया हो। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें लिखा होगा, मैक्सिमम चीज़ें लिखा गया हो। और अलिखित संविधान मतलब जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखे हुए हैं, मतलब बहुत कम चीज़ें लिखा गया है ना। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में कॉन्सेप्ट इसको समझ लेना है कि अमेरिका में मैक्सिमम चीज़ें लिखी गई थी और ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है ना परंपरा से चलता है। हालाँकि एक अच्छी अच्छी एक पहचान है, सभ्य देश का एक अच्छा पहचान है कि आपस में म्यूचुअल इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग किसी को अगर कुछ पैसे को उधारी दे दें ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दे कि न दे, तो इसे एग्रीमेंट ही करा लें। ठीक है? लेकिन ये एक सभ्य समाज की पहचान है कि अगर मान लीजिए कि हम दे दिए और हमें लगता है कि वो दे देगा, हालाँकि इंडिया में ये भी तो है ना, देने के बाद वापस भी तो नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी ज़रूरी है। कई लोग तो मुकर भी जाते हैं कि भाई साहब कौन-सा पैसा जिसका लिए उसका तो दिया नहीं, तुम्हारा खाकर बैठ जाएँगे। ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं, इसीलिए एग्रीमेंट भी कराने ज़रूरी पड़ जाते हैं। लेकिन एक सभ्य समाज की पहचान है, मतलब अब मेट्रो में जाएँ, कोई अगर लेडी दिखी तो खड़ा हो गए। कहाँ खड़ा होता है लोग? आप मेट्रो में घूम कर के देखिए, गिने-चुने कभी-कभी मिल जाएँगे जो कि थोड़ा-सा अपना चीज़ों को, इसलिए हमने बोला था ना कि अपना भी हमारा एक संविधान होना चाहिए। हमारी भी एक प्रस्तावना है, हम किस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, कैसे अपना रहना है, मतलब मोरल अपना भी होना चाहिए। तो वही चीज़ है लिखित संविधान, यानी कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये कहाँ से होगा? अमेरिका से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रिटेन परंपरा पे चल रहा था ना, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा लिखने-उखने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना परंपरा से चल रहा था। आज भी ब्रिटेन के जो संसद है ना, परंपरा से ही सारा काम कर लेता है, बहुत ज़्यादा उनको लिखा-पढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभ्य लोग हैं, सब ठीक-ठाक है, लोग समझदार हैं। अगर आप थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट कर दें, तो बोलता है कि लो जी अपना पार्लियामेंट के जो अपना पार्लियामेंट कर रहा हूँ, जो अपना एमपी का पोस्ट है अपना रखिए, हम चलते हैं। वहाँ तो मिनिस्टर भी बात-बात में रिज़ाइन दे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ तो मुखिया रिज़ाइन देने के लिए पता नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। मुखिया क्या सरपंच साहब भी नहीं देंगे रिज़ाइन, पंच भी नहीं देंगे। इतना मेहनत से तो पद मिला है, लाखों करोड़ रुपया, है ना, इन्वेस्ट करके। तो ये है, तो यही है लिखित संविधान, यानी कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन परंपरा पे है, शुरू से चलता आ रहा है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले संविधान कौन लिखा था? अमेरिका से है ना? अब भारत में क्या है, भारत ने दोनों को अपनाया था, ब्रिटेन को भी फॉलो किया था, अमेरिका से भी, यानी कि कुछ लिख भी दिया गया, कुछ लिखित भी है, कुछ अलिखित भी है, दोनों चीज़ें हैं, यानी कि हम इसका तो फॉलो कर ही रहे थे परंपरा वाला। बाद में देखा कि थोड़ा-सा अभी हमारा समाज अभी उतना नहीं है, लिखना पढ़ना ज़रूरी है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए क्या है, अमेरिका से कुछ-कुछ लिया गया है। सारा कॉन्सेप्ट है, बस आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके आगे वाला पोर्शन। एफआर को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, 1 या 2 या 3 क्लास में एफआर। प्री पॉइंट भी उससे सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसा बैठा लेंगे कि वो आगे काम है। देखिए, पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को हमेशा याद रखना है। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि सती प्रथा का आगमन कब हुआ था, इतिहास में अगर क्वेश्चन आया सती प्रथा का आगमन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है ना? एक सीक्वेंस वाइज आपको अगर सारी चीज़ याद रखें कि महिलाओं की स्थिति में कब उत्थान हुआ, कब गिरावट हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे ना। और उसी तरीके से होता है कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ फैक्ट्स को निकालना है। कॉन्सेप्ट वाला फैक्ट जो है ना आराम से निकल जाता है। जैसे अभी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट वाली चीज़ें कहाँ से ली गई, न्यायालय वाली चीज़ें कहाँ से ली गई थी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वाली चीज़ें कहाँ से ली थी। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, उससे फैक्ट्स भी निकलते हैं, है ना? अब क्वेश्चन पलट कर भी दे सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये सत्य है या असत्य है? और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया? मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा कहाँ पे है, किस देश में है? तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट्स निकले हुए हैं। एक हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट, एक हो गया कॉन्सेप्ट से फैक्ट्स निकलना और एक है बिल्कुल ही फैक्ट्स। तो बिल्कुल ही फैक्ट्स को याद करने के लिए कुछ-कुछ आपको ट्रिक और फॉर्मूला और सूत्र बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में सक्रिय ज्वालामुखी है। अब सक्रिय ज्वालामुखी में नाम है मोना लाओ, मोहना किया, बहुत सारा है ना? तो नारकोंडम बैरन जैसे इंडिया में है, तो नाम तो ज्योग्राफी ने दिया है ना, उसमें अब क्या कर सकते हैं अब? अब सोनू मोनू तो नाम दिया नहीं कि आराम से याद हो जाए। तो अब उस फैक्ट को, कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लिए, है ना? कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लिए कि कैसे आ रहा है ज्वालामुखी के उत्पत्ति का क्या कारण है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे रीज़न। लेकिन उस नाम को याद करने के लिए कुछ-कुछ ट्रिक्स आपको बैठाना पड़ेगा। तो ट्रिक्स हमारे पास है, इसीलिए हमने ज्योग्राफी का भी एक ना जीएस का फ़ॉर्मूला सीरीज़ शुरू किया है, ज्योग्राफी का है। तो उसमें उन सब को फैक्ट्स को मैं याद करा दूँगा कम से कम फ़ॉर्मूला वाइज़। जैसे कि एक मैं बताऊँ कि सक्रिय ज्वालामुखी, मोनो लाव हवा किया, मेके कट गई, आला रेनर रोकिस कुटी, मेक्सिको ग्वाला चिली, पेले मार्टिन, एक्ला स्ट्राम्बोली सिसिली, एटना कहती इटली, ऊषा जापा टाल फिली, नारकोंडम बैरन, बारह तंडमान। ये है एक पोएम है ना, एक कविता को यदि आप याद कर लिए तो पूरा का पूरा सक्रिय ज्वालामुखी आपका याद हो गया। मैं बता दूँगा कभी नेक्स्ट क्लास में या फिर वो फ़ॉर्मूला वाला सीरीज़ में। तो इस तरीके से इतिहास में भी बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है, इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो केवल फैक्ट्स के रूप में याद कर लेना है।
और कुछ यानी कि 3 तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स और उसके बाद टोटली तीसरा नंबर पे केवल फैक्ट्स। तो इसीलिए इस सीरीज़ को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल फैक्ट्स हो जाए, याद हो जाए, यानी कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर प्री आप नहीं पढ़ेंगे, देखिए ये इतना बड़ा भीड़ में आप हैं, इसमें से आपको पहले प्री पास करेंगे तो इतना में आएँगे, है ना? ये मेंस वाले बच्चे हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू में आएँगे, उसके बाद आप सिलेक्शन होंगे तो यहाँ पे आएँगे। अब पहले तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है कि यहाँ से आप यहाँ पे जंप करें। तो प्री को इतना आसानी से नहीं लेना है, प्री को आराम से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और फैक्ट के साथ फॉर्मूला वगैरह करते-करते 17th बीपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है, उस पे फोकस करिए, यूपी का भी एग्जाम आ रहा है, आरओ का भी एग्जाम। प्री पास करके पहले इस लेवल में आ जाइए तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, एक अलग आपका मार्केट बनेगा, मतलब अच्छा एक फीलिंग आएगी, लगेगा कि हाँ, हम कुछ रन कर रहे हैं। यहीं पे रह जाएँगे आप, प्री पास नहीं करेंगे तो बार-बार आप जो है ना डिमोरलाइज़ भी होते रहेंगे और अपने आप में एक एनर्जी की कमी रहेगी। इसीलिए सबसे पहला स्टूडेंट का सबसे पहला धर्म होता है अपने क्लास को चेंज करना है। आपकी क्लास क्या है? अभी आप इस क्लास में हैं, मतलब पूरा मार्केट है। इस क्लास से पहले आप इस क्लास में जंप करिए। इस क्लास में जंप कर देंगे, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, घर वाले भी सपोर्ट करेंगे और एक आप में भी एनर्जी आएगा। इसलिए अभी यहाँ पे जान लगाइए। अब प्री बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 महीना काफ़ी होता है। अभी तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए 3 महीना अभी समय है। इस पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, क्लास लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।